गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे। माई सीक्वल के अंदर आप लोगों ने कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे, ठीक है। अब उन्हीं कॉन्स्टेंट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। और एक लास्ट हमने छोड़ा था प्राइमरी की, हम लोगों ने कल कर लिया था। आपको पता है जब हमें किसी भी फील्ड के अंदर यूनिक रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी की को यूज करते हैं, ओके, जिससे कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर ना हो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फॉरेन की कांस्टेंट। सो बिफोर लर्निंग अबाउट फॉरेन की कांस्टेंट, हम सबको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन की कांस्टेंट है क्या और आप क्यों यूज कर रहे हो। जस्ट ओके। तो फॉरेन फॉरेन की कांस्टेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये किस लिए यूज होता है। इट रेफरेंस टेबल इनटू वन अनदर। ओके, आप एक टेबल को दूसरे टेबल के अंदर जब रेफरेंस कर रहे हो तो उस रेफरेंस के लिए हमें क्या करना होता है, फॉरेन की कांस्टेंट को यूज करना होता है। तो ये रेफरेंस हम करते क्यों है, व्हाई वी डू दिस काइंड ऑफ रेफरेंसिंग, टू मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। Okay, if we want to maintain referential integrity in our database, so we use foreign key constant. So what is referential integrity? Referential integrity is a system of rule that DBMS uses to ensure that relationship between records in related tables are valid and user don't accidentally delete or change related data. आई मीन टू से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, जब एक डेटाबेस के अंदर आपको किसी भी दो टेबल्स के बीच में आप क्या कर रहे हो, दो टेबल्स के बीच में आपने रिलेशनशिप कर रखी है, यानी दो टेबल्स हैं जो आपस में रिलेटेड है। अब उनमें से आप गलती से कोई भी डेटा को डिलीट या चेंज ना कर दो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को यूज करते हैं। सपोज आपने दो टेबल्स बना रखी हैं जहां पर एक टेबल के अंदर आपने सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है अपने इम्प्लॉयज का, ठीक है। सेकंड टेबल आपने बनाई है जहां पर आपने उनका पे का रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो सपोज करो कि वो एक कोई भी एम्प्लॉय है जिसकी आप कोई इंफॉर्मेशन आप हटाना चाहते हो, सपोज उसको उस डिपार्टमेंट से हटा के किसी और टेबल में आप स्टोर कर रहे हो, तो आप वहां से उसको डिलीट करना चाह रहे हो। बट अगर आप डिलीट कर रहे हो उस एम्प्लॉय को और आप सपोज आपने या वो एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया है और आप उसको हटा देते हो, उसकी पर्सनल रिकॉर्ड में से आपने डिलीट कर दिया, बट जहां पर उसकी सैलरी की डिटेल है, जिसके अकॉर्डिंग सैलरी बन रही है पर मंथ, वो आपने डिलीट नहीं किया, तो क्या होगा, हर महीने सैलरी जाएगी एम्प्लॉय को उसकी जॉब से जाने के बाद भी। सो ये क्या हो गया, ये तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कंपनी के डेटाबेस के अंदर। सो इस तरह की मिस्टेक्स ना हो, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन रह पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन की को यूज करते हैं। मतलब रेफरेंस के अकॉर्डिंग इंटीग्रिटी, रिलेशनशिप्स के अंदर दो टेबल या तीन टेबल के रिलेशनशिप में कोई भी डेटा को आप एक्सीडेंटली डिलीट या अपडेट या चेंज ना कर दो, इसके लिए हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यूज करते हैं। सपोज करो कि कोई एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड आपने गलत एंटर कर दिया था और आपको चेंज करना है, ठीक है। सपोज आपने कोई एम्प्लॉय है राम जिसका आप जो है एम्प्लॉय आईडी चेंज करना चाह रहे हो, पर गलती से आपने क्या किया, कोई और एम्प्लॉय है श्याम जिसका आपने चेंज कर दिया। मैनुअली जब आप डाटा डाल रहे हो तो ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो इस तरीके से अगर आपने चेंज कर दिया तो वहां क्या होगा, जो दूसरी टेबल है उसके रिलेटेड टेबल है, वहां पर उसका एम्प्लॉय कोड अलग है, यहाँ अलग है, तो क्या होगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं है, तो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ऐसी कंडीशन ना आए, एक्सीडेंटली आप डिलीट ना कर जाओ, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन की कांस्टेंट को यूज करके दो टेबल के अंदर हम रेफरेंस के थ्रू इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखते हैं। ओके, सो ऐसा करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, दोनों टेबल्स के अंदर
एक कॉलम जो है वो कॉमन होना चाहिए। ओके, दोनों टेबल के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए एक कॉमन कॉलम जरूरी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या कस्टमर की टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल का नेम है कस्टमर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप क्या लिखते हो, क्रिएट डेटाबेस सेल्स। ओके, डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखा, यूज सेल्स। जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है उसको आप यूज करोगे। ओके, तो अब ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे अपनी। तो क्या लिखते हो आप, क्रिएट टेबल। मैंने आपको बताया था टेबल बना रहे हैं हम कस्टमर के नेम से, तो हमने लिखा क्रिएट टेबल कस्टमर। और इसमें फील्ड्स जो आपको लेनी है, सबसे पहले मान लो मैंने कस्टमर की आईडी ले ली। ठीक है, कस्टमर आईडी के बाद मैंने कस्टमर का यहाँ पर नेम लिया, जो कि हम वेर केयर में ले लेते हैं, और साइज ले लिया। ठीक है, और नेम के साथ आप इसमें और क्या ले सकते हो, कस्टमर का फोन नंबर ले लो, एड्रेस ले सकते हो, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आप लेना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको इंटीजर में ले लिया। टेबल क्रिएट हो गई। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट करो डाटा, इंसर्ट इनटू कस्टमर। अब बच्चों सीधा यहाँ पर आप वैल्यूज भी लिख सकते हो। वैसे हम ये लिखते हैं ना कि कौन कौन सी फील्ड्स में इंसर्ट करना है, अगर सब में ही करना है तो आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हो वैल्यूज, कस्टमर आईडी जो आप देना चाहो, उसके बाद कस्टमर का नेम, ओके, और आपने यहाँ पर उसका फोन नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करा दिया। ओके, इसी तरीके से अगर आप और रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कराना चाहते हो, तो यहाँ पर ये चेंज कर दो। ओके, तो ये दो रिकॉर्ड्स हमने डाल लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वो टेबल क्रिएट करेंगे जहां पर हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्रिएट टेबल, एक ऑर्डर्स के नाम से हम टेबल बना रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हमें फील्ड्स क्या क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी इंटीजर में ले लिया मैंने। ठीक है, ऑर्डर डेट ले ली, ये डेट में ही ले लेंगे। उसके बाद हमने लिया वही सेम हमारी फील्ड जो हमने वहां पर ली थी कस्टमर आईडी के लिए, क्या लिया था, कस्टमर आईडी, CUS आईडी लिया था। इंटीजर के अंदर मैंने बताया था दोनों टेबल्स में एक फील्ड को कॉमन होना जरूरी है। ओके, देन अमाउंट, ये मैंने फील्ड्स लिए हैं हमारी टेबल के अंदर, और एक टेबल हमने क्रिएट किया। तो बच्चों अब हमने करना क्या है, जब यहाँ तक हमने कर लिया, इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, प्राइमरी की लगा देंगे। प्राइमरी की किस पे लगाएंगे, प्राइमरी की हम लगा देंगे अपनी ऑर्डर आईडी पे। जस्ट ऑर्डर आईडी। ओके, और यहाँ अब ये जो मैं करने जा रही हूँ ये है फॉरेन की के लिए। तो हम क्या लिखते हैं, फॉरेन की, अगर सपोज कस्टमर आईडी पे लगानी है, यही फील्ड हमारी कॉलम है,
रेफरेंसेस करेंगे किसका? हमारी कस्टमर वाले टेबल का। और कस्टमर टेबल से हमने क्या ले लिया? कस्टमर की आईडी ले ली। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है? रेफरेंस करेंगे। लाइक दिस। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे? रन करेंगे। जस्ट वेट। कैपिटल ले आए। जस्ट वेट। नाउ यू जस्ट रन इट। क्रिएट टेबल ऑर्डर। ओके, इसमें हमें एक काम और करना है बच्चों। ये मिसिंग ऑर्डर क्यों दिखा रहा है? बिकॉज यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? ये कमांड को रन करने से पहले हम ऑल्टर टेबल करके, और हमारी जो कस्टमर वाली टेबल है उसमें हमने कोई प्राइमरी की नहीं दी ना। कस्टमर वाले टेबल में प्राइमरी की ऐड कर देती हूँ मैं अपनी कस्टमर आईडी का। तो हम क्या गलती हो गई थी कि हमने उस वाले टेबल पे प्राइमरी की नहीं लगाई थी। देखो, इस चीज का ध्यान रखना है जब आप फॉरेन की कांस्टेंट को यूज कर रहे हो। सबसे पहला तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जब आप ऑल्टर टेबल तो आप करो या ना करो, जब भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो आपको प्राइमरी की दोनों टेबल में लगानी है, सेम फील्ड पे लगानी है। और वो एक कॉमन फील्ड दोनों टेबल्स में होनी भी चाहिए। एक चीज आप लोगों को बता दूं बच्चों, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस साल वाइवा में मोस्टली क्वेश्चंस जो माई सीक्वल के थे वो फॉरेन की कांस्टेंट पर ही थे। उन्होंने ये पूरी की कमांड भी लिखवा कर देखी थी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में पूछा था, फॉरेन की क्या होती है ये पूछा था, रेफरेंसेस क्या होते हैं, किस टेबल को किससे रेफरेंस करते हैं, रेफरेंसिंग के बाद डिफरेंस क्या आते हैं टेबल्स में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने किए थे सिर्फ फॉरेन की के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है फॉरेन की के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। तो अब हमने क्या किया है? देखो, टेबल क्रिएट कर ली। अब मैं इसमें क्या करूंगी? इंसर्ट करूंगी। इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ऑर्डर वाले टेबल में, और वैल्यू डाल दी ऑर्डर आईडी 1, ऑर्डर डेट ओके, कस्टमर आईडी
अमाउंट, और आपने क्या किया, ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। ओके, ईयर मंथ और डे के हिसाब से। ओके, फॉर्मेट का फर्क था बच्चों। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, एक और रिकॉर्ड सपोज आप इंसर्ट करा दो यहाँ पर, जिसमें हमने क्या किया, ऑर्डर नंबर 2 कर दिया, डेट आप इसको 25 कर दो, ठीक है। और आप यहाँ पर 101 की जगह 102 कर दो, अमाउंट अगर चेंज करना है तो, ठीक है। और आपने इसको भी क्या किया, रन कर दिया। अब देखो, अभी इसमें इंसर्ट कर रहे थे कस्टमर आईडी, वहाँ क्या है, 101 102। जब तक वहां नई कस्टमर आईडी इंसर्ट नहीं होगी, वहां तब तक आप यहाँ इंसर्ट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जब आपकी उस फर्स्ट रेफरेंस वाली टेबल में जिसको हमने रेफरेंस किया है, वहां पर कस्टमर आईडी जो होंगी उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ डाटा एंटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो यहाँ पर मैं अगर इसको चेंज कर देती हूँ, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, डाटा को इंसर्ट नहीं करेगा, एरर आ रहा है। और अगर हम वापस इसको चेंज करके 101 या 102 में से ले लेंगे, तो इनका ये हो गया। जस्ट वेट, इसको सेलेक्ट करना है ओनली। ओके, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसको अगर हम व्यू करेंगे, तो सेलेक्ट एस्ट्री फ्रॉम, ये आपकी ऑर्डर्स वाली टेबल। ओके, तो अब आप इसको रन करो, ये आ गई, जिसमें 101 पे आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, ठीक है। अब वो वाली टेबल भी देख लो। ओके, दिस इज द रीजन, यहाँ पर सिर्फ 101 ही इंसर्ट हुआ है, इसीलिए वो क्या कर रहा था, वैल्यूज नहीं ले रहा था। अगर हम इसमें और वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो हमें पहले यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ 102 ले लोगे, ये कमांड नहीं चली आपकी।
ओके, वो इंटीजर ले रखा था बच्चों इसीलिए नहीं ले रखा है, ठीक है। तो अब दो वैल्यू इंसर्ट है। अब अगर हम यहाँ पर 102 में वैल्यू इंसर्ट कराना चाहेंगे, और यहाँ पर नंबर आप जो भी ले लो, 2 ले लो, एक सेकंड बेटा, उसी को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है हमें जो हम रन कर रहे हैं। हो गया, ठीक है। अब आप दोनों टेबल्स को देख सकते हो। सबसे पहले ऑर्डर्स वाले टेबल को, ये आ गई आपके सामने। 101 में दो ऑर्डर है और 102 का एक ऑर्डर है, ठीक है। अगर आप इसको, इस वाले टेबल को देखना चाहते हो, 101 और 102 दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट है। अब जब तक ये कस्टमर वाले टेबल के अंदर आप न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करोगे, तब तक आप वहां पर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? आप 101 या 102 करके तो वहां डाटा डाल सकते हो, यानी आपकी कस्टमर, इन कस्टमर्स को तो हम सेल कर सकते हैं। न्यू कस्टमर अगर हमारा कोई आ रहा है तो पहले उसको हमने इस टेबल में ऐड करना पड़ेगा, फिर उसको वहां से सेल में हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज, अब सपोज यहाँ पर आपने ये टेबल कस्टमर क्रिएट है, अगर इसमें से मैं 102 को डिलीट करना चाहूँ, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पर दिया 102, जहां पर कस्टमर आईडी 102 है उसको डिलीट कर दे। ये डिलीट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कारण 102 से कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट हमारा ऑर्डर वाली टेबल में भी पड़ा है। अगर हमें इसको यहाँ से डिलीट करना है तो पहले ऑर्डर वाली टेबल में से जाके 102 को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 102, यानी 102 वाली कस्टमर आईडी को डिलीट करते। हो गया। अब ये वाली कमांड अगर आप चलाओगे तो ये हो जाएगा, ये देखो, अब दोनों रन हो गई। वो कस्टमर आईडी में से भी डिलीट हो गया और उसमें से भी हो गया, क्योंकि पहले हमें किस में से करना पड़ेगा? जो हमारी रेफरेंस वाली टेबल है। यानी अगर ऑर्डर वाली टेबल में ये वैल्यू पड़ी है तो हम कस्टमर वाली से डिलीट नहीं कर सकते, पहले ऑर्डर हटाने पड़ेंगे फिर उस कस्टमर को डिलीट करेंगे। ये नहीं है कि उसके ऑर्डर तो, सेल तो जारी है उसको, लेकिन हम उस कस्टमर को वहां से डिलीट कर दें, नहीं। पहले उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डाटा अदर टेबल्स में है पहले उसको डिलीट करना है। दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि आप बाय चांस या बाय मिस्टेक आप ऐसे ही डिलीट नहीं कर सकते किसी रिकॉर्ड को। अब अगर हम ये रिकॉर्ड्स हमारे देखना चाहें तो पहले हम सबसे कस्टमर वाली टेबल को देखते हैं। कस्टमर वाली टेबल में हमारे कौन सा रिकॉर्ड रह गया? सिर्फ 101 रह गया। और ऑर्डर्स वाली में देखें तो ऑर्डर वाली में भी 102 हट गया, ओनली 101 का रिकॉर्ड है। अब अगर यहाँ आप इंसर्ट करना चाहो ऑर्डर वाली टेबल में तो आप 102 को इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक वो कस्टमर आप क्रिएट नहीं करोगे। वहाँ कस्टमर उस नाम का, नंबर का क्रिएट हो जाएगा, तब यहाँ उसका रिकॉर्ड आप डाल पाओगे। समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक। फिर भी अगर कंफ्यूजन है, इस वीडियो को अच्छे से देखना। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे मैसेज के थ्रू या जैसे भी फोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू।